एक ऐसी सभ्यता जो बार बार राख से उठ खड़ी हुई, बिल्कुल एक फीनिक्स की तरह। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार डॉक्यूमेंट्री के आधार पर पूरे 9000 साल के इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय करने वाले हैं। ये सिर्फ कुछ राजाओं या साम्राज्यों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निरंतर यात्रा है जिसे सोर्स एक फीनिक्स आर्क के रूप में दिखाता है, यानी बार बार पतन के बाद फिर से एक नई और मजबूत शुरुआत। तो चलिए सीधे इस विशाल टाइमलाइन में गोता लगाते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक सफर शुरू होता है मेहरगढ़ के शुरुआती इंसानों से, फिर हम जाएंगे सिंधु घाटी की बेहतरीन सभ्यता की ओर, उसके बाद विदेशी आक्रमणों का वो मुश्किल दौर, फिर मराठा साम्राज्य का जबरदस्त उदय, 1947 की आज़ादी और आखिरकार आज के हमारे आधुनिक भारत तक। सोर्स इस पूरे कालखंड को उत्थान, पतन और पुनर्जन्म के एक लगातार चलने वाले चक्र के रूप में देखता है। इस पूरी यात्रा को आसानी से समझने के लिए सोर्स ने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। प्राचीन स्वर्ण युग, विदेशी आक्रमण और प्रतिरोध, मुगल और मराठा काल, ब्रिटिश राज और आज़ादी की लड़ाई और आखिर में नए भारत का उदय। हम भी बिल्कुल इसी क्रम में निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन स्वर्ण युग, यानी नवाचार और ज्ञान का एकदम चरम स्तर। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बस्तियों की खुदाई से क्या-क्या सामने आया है? सोर्स के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। मतलब सोचिए, 9000 साल पहले मेहरगढ़ में पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज होता था। जी हाँ, डेंटिस्ट्री की शुरुआत। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनके शहर बकायदा ग्रिड सिस्टम पर बने थे और सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उनकी ईंटों का साइज बिल्कुल एक समान था। उन्होंने प्राकृतिक बिटुमिन का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ स्नानागार बनाए और कचरा साफ करने वाले मैनहोल के साथ एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार कर लिया था। कमाल है ना? अब उस दौर के साम्राज्यों के विस्तार का तरीका भी काफी अलग था। डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। जहां दुनिया भर के बाकी साम्राज्य सिर्फ युद्ध और नए इलाकों पर कब्जा करने में लगे थे, वहीं भारत में कुछ और ही चल रहा था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी और धम्म यानी शांति का रास्ता चुना। वहीं गुप्त काल में ये विस्तार लड़ाई से नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, गणित और कला के जरिए हुआ। और जब ज्ञान की बात हो ही रही है तो इस एक अंक को हम कैसे भूल सकते हैं? शून्य। आर्यभट्ट का दिया हुआ वो सिद्धांत। सच कहूं तो इस एक आविष्कार के बिना आज का मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी या ये कंप्यूटर जिस पर आप शायद ये एक्सप्लेनर सुन रहे होंगे, ये सब बिल्कुल असंभव था। ये दुनिया को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन थी। लेकिन फिर वक्त बदला और हम आते हैं दूसरे भाग पर, आक्रमण और प्रतिरोध का वो दौर जब इस सभ्यता को बाहरी खतरों का सीधा सामना करना पड़ा। तो ये जो नंबर 3 है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इतिहास के 3 बहुत ही दर्दनाक महीने हैं। सोर्स के मुताबिक ये वो समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी की महान लाइब्रेरी धूं-धूं कर जलती रही। बख्तियार खिलजी के हमले ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि उसके साथ हजारों साल की रिसर्च, विज्ञान और आयुर्वेद का बेशकीमती खजाना भी राख में तब्दील कर दिया। हालांकि इसी मुश्किल दौर में हमें शौर्य की ऐसी कहानियां भी मिलती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। डॉक्यूमेंट्री में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का किस्सा आता है। शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी में अंधा कर दिया गया था, तब उनके दोस्त और कवि चंद्र बरदाई ने ये मशहूर कविता पढ़ी थी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और इसी काव्यात्मक इशारे पर एक अंधे सम्राट ने अपना सटीक निशाना लगाया और अपना प्रतिशोध पूरा किया। पर इस प्रतिरोध की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। डॉक्यूमेंट्री में एक बेहद ही मार्मिक घटना का जिक्र है। चित्तौड़गढ़ में जब अलाउद्दीन खिलजी के हमले के दौरान जीत लगभग नामुमकिन हो गई, तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने दुश्मन के हाथों अपमानित होने के बजाय जौहर कर लिया, यानी अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। ये उस समय के सर्वोच्च बलिदान की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। इसके बाद हम तीसरे कालखंड में प्रवेश करते हैं, मुगल और मराठा काल, जहां सत्ता का विस्तार भी था और एक जबरदस्त प्रतिरोध भी। अब सोर्स इस युग का एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास हमारे सामने रखता है। एक तरफ शाही खजाने से ताजमहल और मयूर सिंहासन जैसी भव्य चीजें बन रही थीं,
सोचिए, ताजमहल बनाने में 20,000 मजदूरों को 22 साल लगे। लेकिन दूसरी तरफ आम किसानों की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट थी। भारी लगान, सूखा, भुखमरी और अनाज की जबरदस्ती वसूली की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही थी और लगातार विद्रोह पनप रहे थे। और यहीं से मराठा शक्ति का उदय होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना विशाल साम्राज्य दूसरे बड़े राजाओं की मदद से नहीं खड़ा किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े आम किसानों और चरवाहों को ताकत दी, भारतीय नौसेना की नींव रखी। सोर्स खास तौर पर बताता है कि उनके सख्त आदेश थे कि किसी भी किसान की फसल को कोई नुकसान नहीं होगा और युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाएगा। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने विशाल सेनाओं को घुटनों पर ला दिया था। और यही अडिग भावना उनके बेटे संभाजी महाराज में भी कूट कूट कर भरी थी। डॉक्यूमेंट्री उनके इस संकल्प को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश करती है। औरंगजेब की कैद में भयानक यातनाएं सहने के बावजूद उनका जवाब क्या था? अगर तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। सच में ये उस दौर की अटूट स्पिरिट को दिखाता है। फिर आता है हमारा चौथा भाग, ब्रिटिश राज और आज़ादी के लिए संघर्ष का वो लंबा दौर। सोर्स इस पूरे आज़ादी के सफ़र को ना अलग अलग विचारधाराओं के एक कलेक्टिव प्रयास की तरह देखता है। जैसे पहला कदम था 1857 की क्रांति, जहां मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ने हथियारों से बगावत की। फिर आया दूसरा कदम, महात्मा गांधी का अहिंसक जन आंदोलन, जिसने दांडी मार्च से पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। और तीसरा था सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सीधा सशस्त्र सैन्य प्रतिरोध। इन सब ने मिलकर आखिरकार ब्रिटिश राज की नींव को पूरी तरह हिला दिया। 20वीं सदी के इन सालों को देखना सच में दिल दहला देता है, पर ये प्रेरणादायक भी हैं। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने भगत सिंह जैसे अनगिनत युवाओं के अंदर आग भर दी। फिर 1931 में उनकी शहादत और आखिरकार 1947, एक ऐसा साल जब रात के 12 बजे एक तरफ तो आज़ादी का जश्न मन रहा था और उसी वक्त दूसरी तरफ विभाजन के कारण एक बेहद खौफनाक और खूनी विस्थापन भी हो रहा था। इन सब झटकों के बाद आता है हमारा आखिरी और 5वां भाग, एक नए भारत का उदय और उसके पुनर्निर्माण की कहानी। आपको पता है, जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये देश बहुत जल्द बिखर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? 3 बेहद मजबूत कदमों की वजह से। पहला, सरदार पटेल ने 562 अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाया। दूसरा, 1971 में 93,000 सैनिकों के सरेंडर ने हमारी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और तीसरा, पोखरण परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया। इसी ने एक नए और मजबूत भारत की नींव रखी। और आज का भारत उसी नींव पर खड़ा है। डॉक्यूमेंट्री बहुत ही उत्साह के साथ आज की इन सफलताओं का जश्न मनाती है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए, चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है, वहां जहां आज तक कोई और देश नहीं पहुंच पाया। और सबसे बड़ी बात, ग्रासरूट लेवल पर जो डिजिटल क्रांति आई है ना, उसने छोटे छोटे गांवों के युवाओं को भी पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल को गहराई से समझने के बाद एक सवाल है जो सीधे मन में ठहर जाता है। इतनी बार लूटे जाने, बिखरने और न जाने कितनी अनगिनत ऐतिहासिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारत की आत्मा हमेशा एक फीनिक्स की तरह अपनी ही राख से कैसे उठ खड़ी हुई है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस शानदार इतिहास से जुड़े रहें और अपनी ज्ञान की खोज यूं ही जारी रखें।